जीवेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वॉक विथ बिहार आपके एजेंडे को ज्यादा सूट करता है कि बिहार जिस दिशा में जा रहा है वो उसके साथ कुछ हम भी चलें, हम कुछ दूर तक चलें। तो लेकिन जो बार बार जहन में बात आती है कि बिहार पिछले 20 सालों में कितना चला है, ये एक सवाल के घेरे में है। विपक्ष का मानना है कि बहुत बड़ा बदलाव कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं कि बहुत सारे माइलेज या बहुत सारे माइल्स आपने तय किए हैं। आप चुनाव के इस माहौल में कहां देखते हैं, कितनी दूर बिहार निकला है? देखिए गंगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके पूरे चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप संजीदगी के साथ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इतने भव्य तरीके से आपने किया है। और अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। मुझे लगता है कि मुझसे सवाल पूछने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन आप सवाल पूछकर खुद ही सवालों के घेरे में आए। वो ये कि आप छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए कि आप मीडिया के चीफ एडिटर हैं, चाहे इस चैनल के हेड हैं। क्या आप जब पटना की धरती पर आए तो बदला हुआ पटना नहीं दिखा क्या? आप जब इस पटना की धरती को जब देखते हैं 2005 के चश्मे से 2005 का पटना और आज के पटना में बदला हुआ पटना नहीं दिखा क्या? आप जब 2005 के पहले का पटना देख रहे हैं और आज का बिहार देख रहे हैं तो बदला हुआ बिहार नहीं दिख रहा है क्या? मेरा बड़ा विनम्र सवाल है। छोड़ दीजिए, मैं एनडीए से आता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, छोड़ दीजिए। और आप किसी चैनल पे आते हैं, छोड़ दीजिए। बड़ी ईमानदारी से, बेबाकी के साथ, प्रतिपक्ष के साथ ही इस बात को आज एक्सेप्ट करते हैं कि बिहार बदला है, बिहार में विकास हुआ है। और इससे एक ही नायक है बिहार के अंदर, उनका नाम नीतीश कुमार है। आधुनिक भारत का अगर कोई विश्वकर्मा है तो नरेंद्र भाई मोदी है, और आधुनिक बिहार का अगर कोई विश्वकर्मा है तो नीतीश कुमार है। एनडीए सरकार है जिसके नेतृत्व में बिहार के अंदर बदलाव हुआ है, और ऐसा बदलाव हुआ है जिसको आम आवाम महसूस कर रहा है। रिक्शा चलाने वाले से पूछिए, ठेला चलाने वाले से पूछिए, दूध बेचने वाले से पूछिए, रेडी पटरी वालों से पूछिए, और बड़े बड़े ऑप्शन से पूछिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले से पूछिए। उन्होंने बिहार बदलते बिहार को देखा है, आगे बढ़ते बिहार को देखा है, विकसित बिहार वो देख रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं कहा कि ये सवाल ऐसा है जिसका उत्तर आपके सवाल में ही था। मैं केवल उस पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। इसकी चर्चा सुबह से हम लोग कर रहे हैं कि विकास दिखता है, सड़कें दिखती हैं, पुल दिखे हैं, पुलिया भी दिखती है, लेकिन वहीं पर एक खबर भी दिखती है कि पुलिया बह गई, पुल ढह गए। वहीं पर विकास दिखता है, मगर फिर यह भी दिखता है कि कहीं पे ईडी के रेड में करोड़ों रुपए मिल गए। आप क्या चाहते हैं कि भ्रष्ट लोगों को हम लोग छोड़ दें ऐसे? नहीं, अरे ईडी का रेड हो रहा है, यही तो सरकार की साफ गोई है, यही तो नीतीश कुमार की ईमानदारी है कि ना हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। अगर कोई आदमी भ्रष्ट है उसके यहां ईडी जाना ही चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। इतनी बेबाकी के साथ मैं ये बात आपके चैनल पर कर रहा हूं, इसमें घबराने की क्या बात है? जिसने पाप किया है उसके घर ईडी जाएगा, और इससे कोई बच नहीं सकता है। ये नीतीश कुमार का राज है, ये नरेंद्र मोदी का राज है, कोई बच नहीं सकता है। चिल्लाने वाले को चिल्लाने दीजिए। लोग जिस प्रकार से, जब आप जरा कांग्रेस पार्टी का वो जमाना याद करिए जब केवल एक न्यूज चैनल होता था, दूरदर्शन, जो किसके शिकंजे में होता था? आपकी तरह कोई आजाद था कि अपनी बात सड़कों पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करा ले? एक वो जमाना था, एक ये जमाना है कि हर हाथ में मोबाइल है, हर लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटता है। तो ये बदलता हुआ भारत है, और इसके अंदर अगर किसी ने काम किया है वो अपने बात को आगे आकर रखेगा, और किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसके यहां ईडी जाएगी, उसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन अब तो एक तो बड़ा आरोप अब आप लोगों पर ये लग रहा है कि आप तो साहब मताधिकार छीन रहे हैं, लोगों के मत छीन रहे हैं आप।
याद दिला दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा याद कर लीजिए, इस बिहार को याद करिए। इस देश में पहला बूथ कैप्चरिंग का काम 1952 में हुआ था, और वो इसी बिहार के बेगूसराय में हुआ था। याद कर लीजिएगा आप, पहला बूथ कैप्चरिंग। वो कौन लोग थे? कौन दूसरे का वोट छीन रहे थे? जब से गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, लोगों के उंगली में ताकत आ गई और निष्पक्ष होकर के बूथ पर जाकर के बटन दबा करके अपनी भावना को, अपने मत का प्रयोग करता है। कुछ लोग आज बैठे थे देश के अंदर, राज्य रखवाले वाले युवराज, जिनके इशारों पर वोट होता था, जिनके इशारों पर गरीबों का बूथ लूट लिया जाता था, वैसे लोग आज आम आवाम में भ्रम फैला रहे हैं कि ये वोट चोरी हो रहा है, और जो वोट की अधिकार मांगने, वोट चोरी रोकने आए थे, वो हमारे यहां 7 मोटरसाइकिल चुरा कर चले गए, और बाद में 6 रास्ते में जहां तहां गिरा पड़ा हुआ मिला, और एक बाद में बहुत दिन बाद दंड स्वरूप खरीद करके एक साथी को देना पड़ा। तो चाल, चरित्र और चेहरा, यही कांग्रेस का रहा है, यही इंडिया अलायंस का रहा है। उनको अपने आप पर विचार करना चाहिए। आप जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि जब लूटा जा रहा था वो ज्यादा बड़ा था, इसलिए थोड़ी बहुत चोरी चल सकती है? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। जो कोई भी दोषी होगा, आपने ईडी का सवाल उठाया, उस पर मैंने ये कहा कि जो कोई भी दोषी होगा वो बच नहीं सकता है। और जहां तक विकास का आपने सवाल किया, सड़कों की बात की, कोई एक पुल कभी बह गया हो, वह विकास के मानक को पीछे नहीं ले जा सकता है। मानवर गंगेश जी, मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि यही बिहार है जो 2005 के पहले 1000 किलोमीटर सड़क नहीं थी बिहार के पास, ग्रामीण सड़कें। आज यही बिहार है जिसके पास 1,17,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क है। ये लोगों को समझ में आ रही है। गरीबों के घर तक पक्की सड़क अगर पहुंची है, अभिषेक जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जी जी। ये वही बिहार है जहां 5 के पहले 3-4 मेडिकल कॉलेज था, अभी 23 मेडिकल कॉलेज है इस बिहार के पास, और सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खोलना हमारा संकल्प है। ये वही बिहार है जिसमें 3-4 में, 5 से पहले 3-4 इंजीनियरिंग कॉलेज था, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये वही बिहार है। ये वही बिहार है जहां 3-5 के पहले 13 पॉलिटेक्निक था, 46 पॉलिटेक्निक है। ये वही बिहार है जहां 5 के पहले 25-30 आईटीआई था, आज 150 आईटीआई है। मानवर, ये बढ़ता हुआ बिहार है। 2005 के पहले जब लालू जी सरकार और राबड़ी जी मिलकर चला रही थी इस बिहार के अंदर सरकार, तो गरीब के बेटे को लाठी में तेल पिलाने के लिए कहा जाता था, और आज वो बिहार है जो गरीब के बेटे के कलम में स्याही भरने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। ये बदला हुआ बिहार। ग्रामीण सड़क की बात कर रहे हैं कि 1,17,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। उसी ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं हाल के दिनों में। ठोक तो दिया नोटिस, दूसरी बात दे तो दिया नोटिस। के एनडीए के आरोप लगा देने से क्या होता है? आप ही के एनडीए की बैठक में आप ही के पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि जो टेंडर है, टेंडर को इस तरह से बनाया गया। मुझे मालूम नहीं जो बात अभिषेक जी आप यहाँ ला रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं। में आप भी हैं। नहीं, ये मुझे मालूम नहीं कि ये किस विधानमंडल की बैठक में। मैं जिस बैठकों में था इस प्रकार की कोई बात। आज जो ग्रामीण कार्य विभाग की जो हालात है कि लोग टेंडर ले लिए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार आकर के काम ले लिए हैं, लेकिन काम नहीं हो रही है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में काम लेकर के काम नहीं हो पा रहा। किसने कह दिया आपको ये बात? ये कहां से खबर आप ले आए कि काम नहीं हो रहा है? किसने कह दिया ये बात? मैं ये जानना चाहता हूं, इसके पीछे किसने कह दिया ये बात काम नहीं हो रहा है? रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड? नहीं, आप मुझे बताइए ना रिकॉर्ड कैसे। अभिषेक जी, आप चैनल पे बिठा के ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आप एविडेंस के साथ बात करिए। बता रहा हूं, ग्रामीण कार्य विभाग का जो कंसेप्ट था, ग्रामीण सड़कों का जो कंसेप्ट था बिहार सरकार का, आपकी सरकार का, कि वैसे लोगों को, संवेदक को देना है काम जो छोटे स्तर के हैं, जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का काम करेंगे, जो एक रोजगार सृजन होगा।
लेकिन आज वो टेंडर हो गया है 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का। तो छोटे समय तक तो चले गए बाहर। नहीं कहीं बड़े बड़े एजेंसियां काम कर रही हैं। कहीं 80 तो करोड़ भ्रष्टाचार पर हम बात कर रहे हैं, मतलब जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं, उस पर मैंने ये बात सवाल किया। अभिषेक जी, बड़े ठेकेदार का काम करना भ्रष्टाचार है क्या? नहीं, जो जहां कंसेप्ट ये था कि आप जो कमाल की छोटे-छोटे बात लोग कर काम रहे हैं। मैं करेंगे। सहमत ही नहीं हूँ आपके, मैं सहमत चलिए, नहीं हूँ। ठीक है, हम ये अगर इसको- पॉलिसी मैटर हो सकता है कि हम क्वालिटी के लोगों को लाकर जल्दी में काम किस प्रकार खत्म करें, ये पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन अगर कोई 20 करोड़ का काम कर रहा है, 30 करोड़ का काम कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी जमीन पर ही उससे खड़ी होती है, चाहे वो गिट्टी हो, बालू हो, सीमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो। हर प्रकार के काम के लिए कैश फ्लो जमीन के ऊपर ही होता है। और सरकार ने जो पैसा दिया है, सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है, सरकार ने सभी जिला को निर्देशित भी किया है कि इस काम को कितने समय में खत्म करना है, और उस पर तेजी के साथ काम भी कर रही है सरकार। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, एंटी इनकमेंसी फैक्टर का तो सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप 20 साल से हैं, आपके खिलाफ कोई ना कोई वर्ग जरूर होगा जिसको लगेगा कि हमारे लिए काम नहीं हुआ। तो क्या आप एंटी इनकमेंसी फैक्टर्स को महसूस गंगेश जी लिख कर रख लीजिए, ये सरकार प्रो इनकम्बेंसी के साथ सत्ता में आएगी। हमने जो काम किया है उसके कारण हमारा वोट बढ़ने वाला है, और इसी हक के साथ जनता के बीच जाएंगे और हक के साथ काम का इनाम मांगेंगे। और एनडीए सरकार को जनता काम का इनाम देने के मूड में है। और लिख कर रखिएगा, जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर यह बात कह रहा हूं कि 200 से अधिक सीट जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए इस बिहार के अंदर सरकार बनाएगी। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं। आप नगर विकास मंत्री हैं अभी भी, लेकिन पटना में अगर 4 से 5 घंटे बारिश हो जाए तो सड़कों का हालत देख सकते हैं। मेरे साथ चलिए और बाहर खड़े होकर के पब्लिक का इंटरव्यू ले लीजिए। नहीं, पब्लिक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल करते हैं तो सुनिए। मेरे साथ चलिए। 2019 से अधिक बारिश 2025 में पटना के अंदर हुआ है। ये सरकार के रिकॉर्ड में और मौसम विभाग के रिकॉर्ड में है। और ये पहली बार हुआ है कि हम 3 से 4 से 5 घंटे में, चाहे वो कंकरबाग हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, एक एक इलाके में जहां जल जमाव की बड़ी समस्या होती थी कभी, उसको 3 से 4 घंटे में ड्रेन आउट करके हमने दिखाया है। हमने आप कर लीजिए पब्लिक का इंटरव्यू, पब्लिक ने साफ से भेजा है। अगर आप मुझे टाइम देंगे तो कईयों को बचाकर मैं इस मोबाइल में रखा हुआ हूं कि धन्यवाद, मैंने अपने जीवन में इतना जल्दी पानी निकलते हुए नहीं देखा पटना से। यह मैं जरूर मानता हूं कि जो हमारा दानापुर का कुछ लो लैंड था, वहां हमको पानी निकालने में 2-4 दिन 5 दिन लग गए। लेकिन पटना में तो चकाचक पटना का हमने नारा दिया और उस पर हमने संजीदगी के साथ काम किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि गंगा किनारे के शहर में आज पटना 4थे नंबर पर देश के अंदर है। साफ सफाई वाले टाउन में जो भारत सरकार ने रैंकिंग दिया है, गंगा किनारे के शहर में पटना 88 शहरों में 4थे नंबर पर है, और पूरे देश के शहरों में 21वें नंबर पर है। कुछ हमको भी अपनी हैबिट्स आम आवाम के अंदर हम उसको ले जा रहे हैं, स्वच्छता का संकल्प दिला रहे हैं, और आने वाले दिनों में पटना की रैंकिंग को और ऊपर लाना है। जो हमने नारा दिया है चकाचक पटना, उसको हर हालत में 100% पूरा करके दिखाना है। अब एक सवाल ये जरूरी है कि हर चुनाव से पहले चुनावी मुद्दे उछल जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में अभी तक कुछ मुद्दे उछाले जरूर गए हैं, लेकिन क्या आपको कुछ स्पष्ट मुद्दा नजर आता है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, या विपक्ष जाएगा जिसको आपको काटना पड़ेगा? मेरा तो एक ही मुद्दा है, एनडीए सरकार का एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। विकास से शुरू होके विकास पे खत्म होता है। हमने काम किया, मैं बैठते आपके चैनल पर कहा था कि हमने काम किया और हम अपने काम का इनाम मांगने जनता से जाएंगे। और प्रतिपक्ष के साथी ने कुछ किया नहीं तो षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। अब वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं वो जाने, लेकिन बिहार की महान जनता ने स्पष्ट कर दिया है। आप अगर ग्राउंड पर जाकर देखें तो बिहार के मानस के अंदर ये बात बैठा हुआ है कि जिसने काम किया है उसी को फिर से मौका देंगे। ये बिहार को विकसित बिहार बनाना है।
जब नीतीश कुमार जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को ये बिहार मिला था, तो ये कुएं में बिहार मिला था, गड्ढे में बिहार मिला था। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में आज जगह पर लाकर के उड़ान भरने की स्थिति में आज ये बिहार है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं तो काम के लिए जाऊंगा, एनडीए काम की बदौलत लोगों के बीच जाकर वोट मांगेगी। अब विपक्ष क्या षड्यंत्र लेकर जाएंगे, उनको तो कहने के लिए कुछ है नहीं। और राबरी राज बताएंगे तो क्या कहेंगे, उस समय भ्रष्टाचार था, लूट था, लूट खसोट थी, क्या कहेंगे। आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, वो जाएंगे तो क्या कहेंगे लोगों को। विपक्ष तो अब ये कह रहा है ना कि नीतीश कुमार के राज में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। कमाल की बात आप कर रहे हैं, आप ही दोनों बात कर रहे हैं कि ईडी लोगों के घर जा रहा है, अभी कर रहे हैं वो थक गए, एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप तो ईडी जा क्यों रहा है? एनडीए के नेताओं पर जो मुझे एक आरोप बात लग रहा है। बताइए कि अगर आप ही ने बताया ना कि ईडी लोगों के घर क्यों जा रहे हैं, एनडीए छोड़ दीजिए, हम अपने अधिकारियों को भी पकड़ने में कहीं कमजोरी नहीं किया है। लेकिन मंत्री पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। कोई भी होंगे बच नहीं पाएंगे, कोई भी होंगे बच नहीं पाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है, हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। एक बात जो मैं आपको सुन रहा हूं, और भी कुछ नेताओं को मैं यहाँ बिहार में सुनता हूं, क्या आपको वो दिन नजदीक नजर आता है जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा यहाँ? ये मुख्यमंत्री किनका है? अरे बीजेपी पार्टी की बात है। पार्टी एनडीए, अभी एनडीए के नहीं मैं करूं, ये मुख्यमंत्री किनका है? ये जितना जदयू का है, उतना बीजेपी का है, उतना लोजपा का है, उतना हम का है। वैसे तो हम हमारे सब नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 25 का चुनाव लड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे। जिनके पास नेता नहीं है उनको कहिए नूरा कुश्ती करके पहले नेता डिक्लेयर कर। क्या मजबूरी है? कांग्रेस के 3 पार्टी कह रहे हैं हम मानते नहीं तेजस्वी को नेता। कांग्रेस का कोई नेता कहता है तेजस्वी ही होंगे, तो पहले उनको कहिए नूरा कुश्ती करके ये डिक्लेयर करें, ये क्लियर करे कि उनका मुख्यमंत्री कौन। हमारा मुख्यमंत्री तो तय है, जिसने 20 साल में बिहार को बदला है, आगे वो विकसित बिहार बनाकर छोड़ेंगे। इस संकल्प के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव में आप नीतीश जी के बाद क्या है उसके बारे में नहीं सोचना नहीं, जब आएगी तो आपको मालूम था कि अटल जी के बाद क्या होगा? आपको मालूम था? क्या आपको मालूम है कि मोदी जी के बाद क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, नेतृत्व हमेशा हम बनाकर रखते हैं। जिसके ऊपर पार्टी भरोसा करेगी वही देश को अच्छे से चलाएगा, वही राज्य को अच्छे से चलाएगा। अच्छा, एक सवाल, क्या लगता है नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी तय कर देना चाहिए जदयू में? अब ये तो ये मेरा सवाल ही नहीं है, आप गलत लोगों से गलत सवाल पूछ रहे हैं। जेडीयू ये मेरा सवाल ही नहीं है, ये जदयू का सवाल हो सकता है। ये क्योंकि पार्टनर है, लंबे नहीं पार्टनर है, पार्टनर हम मुद्दों के आधार पर, अन्य मुद्दों, किसी के घर के अंदर नेतृत्व क्या होगा, किसको जवाबदारी जाएगी, किसको जिम्मेदारी जाएगी, ये तय करना उनका काम है। और ये तय करना अपनी पार्टी में भी हमारा काम नहीं है, तो हम जदयू का कैसे तय कर देंगे, ये मुझे बताइए अभिषेक जी। नहीं, ये कि उत्तराधिकारी है ही नहीं ना, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये जो आप सवाल कर रहे हैं। मेरे अधिकार क्षेत्र का सवाल अगर आप करेंगे तो मैं जवाब देने में पीछे नहीं। जीवेश जी, आपकी नजर में पटना में बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, जो भी आता है पटना उसको बदलता हुआ महसूस होता है, बिहार की सड़कें बदलती हुई महसूस होती हैं। कई शहर हैं जिनमें और काम होना चाहिए, जैसे मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, सहरसा है। क्या हम ऐसे शहर को भविष्य में विकसित होता देख पाएंगे? निश्चित देख पाएंगे, उसकी पूरी योजना बना रहे हैं। ऐसा है गंगेश जी कि अभी हम लोगों ने योजना बनाई है, जो अपने अभी लैंड पुलिंग पॉलिसी हम लाए बिहार में। ये श्रेय इस कैबिनेट को जाता है और हमारे मंत्रालय को अभी जाता है कि हम पहले भूमि अधिग्रहण करते थे, कई प्रकार का विवाद होता था जी। अभी हम लैंड पुलिंग पॉलिसी बना करके बिहार के लिए लाए हैं और लैंड पुलिंग पॉलिसी की मदद से अभी हम बहुत जल्दी तेजी के साथ काम करने जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद जी हम 7-9 सैटेलाइट सिटी पहले बना रहे हैं। जितना हमारा प्रमंडलीय मुख्यालय है उसके पैरेलल हम सैटेलाइट सिटी बना रहे हैं और जितने जिला मुख्यालय हैं उसके पैरेलल एक नया शहर बनाएंगे, पुराने शहर के लोड को भी कम करेंगे और जो सैटेलाइट सिटी होगी वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होगी। उसका पूरा मास्टर प्लान हम लोगों ने तैयार किया है।
पटना की पूरी प्लानिंग हम लोगों ने करके रख ली है। मेरे कि ख्याल आपको से- भी मालूम है कि अब चुनाव का माहौल है, तो नई सरकार जब हम लोग आएंगे तो उसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ है। पूरे पटना को एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करेंगे और उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। अभी हम पहला फेज में 31.9 किलोमीटर पूरे पटना के अंदर मेट्रो चलाने वाले हैं जी। अभी बहुत जल्द हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आईएसबीटी से लेकर के अगले 3 स्टेशन का अभी हम खोलने जा रहे हैं, मेट्रो प्रारंभ करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरा 31.9 किलोमीटर पूरे पटना को मेट्रो से कनेक्ट करेंगे। हर रूट पर काम हमारा हो रहा है और उसको भविष्य में बढ़ा करके आगे बाहर के शहर में नगर इकाई में ले जाएंगे, अगल बगल के नगर इकाई में। तो ये पूरा मास्टर प्लान 30 तक का हमारा तैयार है और जो आपकी चिंता है वही हमारी चिंता है और शहर के पैरेलल शहर बनाएंगे। और जितना अभी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि बिहार में पहले सीवरेज सिस्टम ठीक से लोग नहीं समझ रहे थे। हम पानी जो बरसात का पानी है और कई बार घर का जो सीवरेज है सबका एक ही नाला बनाकर उसको निकालते थे। इवन पटना जैसे शहर में अंग्रेज जब उसको कभी नगर पालिका के माध्यम से किया होगा तो वही चैनल काम कर रहा था। वो सबको अभी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम एसटीपी को अलग कर रहे हैं, सीवरेज को अलग कर रहे हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस समय भारत सरकार के सहयोग से बिहार के 22 शहरों में सीवरेज पर हम काम कर रहे हैं और तुरंत उसको ठीक करने वाले हैं। 30 से अधिक शहर एसटीपी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर एसटीपी अलग से वाटरफॉल को, पानी का, बरसात के पानी को किस तरह हम ट्रीटमेंट करके ले जाएं। तो ये सब के सब काम हम कर रहे हैं। ये तब शुरू हुआ है जब देश में नरेंद्र मोदी आए हैं और बिहार में नीतीश कुमार आए हैं। ये किसी को समझ में आ रहा था क्या कि सीवरेज सिस्टम क्या है, उसको किस प्रकार अलग करें, हम किस प्रकार उसको सेपरेट करें, एसटीपी क्या हो सकता है। तो ये सब काम अब धीरे धीरे हम लोग इसको कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल आने वाले दिनों में चकाचक पटना होगा, चकाचक मुजफ्फरपुर होगा, चकाचक दरभंगा होगा और बिहार की एक एक शहर चकाचक होगा और उसके पैरेलल भी हम शहर बनाएंगे। लंबे प्लानिंग की करके इसका मास्टर प्लान तैयार करके हमने सभी जगह मास्टर प्लान के लिए अधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिया है और बड़े पैमाने पर उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जरूर ये बिहार को और बदलेगा और अच्छा बनाकर दिखाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। चलिए, ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि 7 सैटेलाइट शहर बनेंगे, 9 सैटेलाइट शहर बनेंगे बिहार में और इसमें मुजफ्फरपुर और जो जितने दूसरे शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनको शामिल किया जाएगा। आपके आंकड़ों को सही माने तो अगले चुनाव से पहले फिर आप और हम बैठेंगे और इसी तरह से चर्चा करेंगे कि 9 में से कितने बने। जरूर मैं इंतजार करूंगा। आपके आंकड़े नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं जरूर इस बार मैं तो कह ही रहा हूं कि आप बैठिए। मैं वो मंत्री हूं जो कहता हूं करके रहता हूं और निजी जिंदगी में भी। आप छोड़ दीजिए ये मंत्री और ये पद आना है जाना है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में भी जो बोलता हूं उसको करने का पूरा प्रयास करता हूं। इसलिए ये जो हमारे कमिटमेंट है, ये कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि आपने पूछा और मैंने बता दिया। मैंने जो कुछ भी बताया है, आप जब मेरे विभाग में आएंगे उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। पिछले 5 महीने पहले से काम शुरू है। उसका मास्टर प्लान पटना का बनके करीब करीब तैयार हो गया है और अन्य शहरों का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगा तो जल्दीबाजी हो जाएगी। अभी मैं पूरे इसको एनसीआर के तौर पर डेवलप कर रहा हूं। सोनपुर से लेके, हाजीपुर से लेके, फतुहा से लेके इधर पूरा दानापुर बीटा लेते हुए ये पटना अपने आप में जैसे दिल्ली एनसीआर है, उसका स्वरूप अगले 5 से 10 वर्षों में लेकर खड़ा हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग इसका किया हूं और जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक शहर में और अच्छे तरीके से जीवन यापन लोग कर पाए, ये कहना थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि जो घनी आबादी वाला एरिया है उसमें ज्यादा प्रेशर है, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा संतुलित करते हुए इसको हम बड़ा करने वाले हैं। सवाल हम ले रहे हैं कि कई इलाकों से जनप्रतिनिधियों का डिमांड आ रहा है कि स्मार्ट शहर की संख्या बिहार में बढ़नी चाहिए।
स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट अच्छा सुझाव है। भारत सरकार का अभी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया। हमने 4 शहर को यहाँ स्मार्ट सिटी में लिया था और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार अपने पैसे से 6 शहर को सेफ सिटी बना रहा है। जैसे 4 तो हमने स्मार्ट सिटी बनाया और 6 को अभी हम लोग सेफ सिटी पर हम लोग काम कर रहे नाम हैं। बताएंगे? अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। 6 शहर हमारे सेफ सिटी में होंगे जहां पूरा एआई तकनीक के माध्यम से हम लाइट भी कंट्रोल करेंगे और नगर की व्यवस्था के ऊपर हम काम करेंगे। अभी उस पर हम लोग पूरी प्लानिंग कर लिए, बहुत जल्द उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत प्रखर तरीके से अपनी बातें रखी। आपके साथ चर्चा करना सुखद है और उम्मीद करते हैं कि वॉक विद बिहार में कहीं न कहीं फिर मुलाकात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको गंगेश जी, अभिषेक जी और आपके पूरी टीम को, पूरे चैनल को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और जो दशहरा की पूजा चल रहा है उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। बहुत धन्यवाद आप।